बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आखिरी क्लास में हमने जो है मई जून 2020 पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। रिलेटिव टू द ओरिजिन द पॉइंट्स ए बी एंड डी हैव पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय OA is equals to I plus 2j plus k, OB is equals to 2I plus 5j plus 3k, and OD is equals to 3I plus 2k. A fourth point C is such that ABCD is a parallelogram. ठीक है, find the position vector of C and verify that the parallelogram is not a rhombus. हमें ये बताना है कि हमें तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालना है, यानी कि पॉइंट सी निकालना है, और साथ ही साथ हमने वेरीफाई करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस नहीं है। देखो रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा फोर साइडेड फिगर जो कि जिसकी आमने सामने साइड जो है वो पैरेलल होती हैं और सब इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम में ऐसा होता है कि ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो अपने पास। पहले जो हो है हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकाल लेते हैं, बिकॉज एजम्पशन अभी यही है कि वो पैरेललोग्राम है, और फिर वेरीफाई करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। तो पहले हम पॉइंट सी निकाल लें, फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? जी सर, हो गया। ऑलराइट। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास कह रहा है कि अ फोर्थ पॉइंट सी इज सच डेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं एक शेप बना लेता हूँ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं कि मैंने जिस तरह पैरेललोग्राम बनाया आप भी इसी तरह बनाओ, क्योंकि अभी आपको जो है वो लाइक आप एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को प्लॉट तो नहीं कर रहे ना। वो जो 3 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं उनको आप एग्जैक्टली कहीं ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे, और आपने वो करना भी नहीं है। वो पैरेललोग्राम इस तरह भी हो सकता है, ए के बाद फिर बी यहाँ लिख दो, फिर सी लिख दो, फिर डी लिख दो, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, वो इस तरह भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। तो अभी एक जस्ट मैंने एक सिंपल सा शेप बनाया आपके सामने। अच्छा, अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक कॉमन प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उनके डायगोनल्स जो है ना, उनके डायगोनल्स जो हैं वो एक कॉमन मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। उनके डायगोनल्स जो हैं वो एक मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यार ए सी का जो मिड पॉइंट होगा ना, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा। ऑलराइट, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो अब ए सी का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना हो, अगर सिर्फ आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज्यूम करो, ए का कोऑर्डिनेट प्लस सी का कोऑर्डिनेट उसका हाफ करोगे, वो चीज़ इक्वल आएगी किसके, बी का कोऑर्डिनेट प्लस डी का कोऑर्डिनेट उसका हाफ करोगे। यानी कि अब जब मैं कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स कह रहा हूँ, यानी कि उनको पोजीशन वेक्टर्स कह रहा हूँ ना मैं, यानी कि अगर मुझे ए सी का मिड पॉइंट निकालना होगा तो व्हाट आई विल से इज ओ ए प्लस ओ सी ओवर 2 is equals to OB plus OD over 2, as simple as that। तो पता चला ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। चाहिए क्या, OC चाहिए, तो OC को सब्जेक्ट बना दें, OC इज इक्वल्स टू OB प्लस OD माइनस OA, OB प्लस OD माइनस OA। तो अब आपको पता है क्या करना है। OB की जगह आप लिख देंगे 2 5 3, OD की जगह लिख देंगे 3 0 और 2 आई जे के की फॉर्म में, जे कॉम्पोनेंट इसका 0 है, और ओ ए की जगह आप लिख देंगे 1 2 और 1। तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, और 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, यानी कि 4i प्लस 3j प्लस 4k। दिस इज द फोर्थ पॉइंट C। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ COC इज 4i plus 3j plus 4k, as simple as that।
फिर उसके बाद साथ ही साथ ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट दिस पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच में एक फर्क तो ये है कि देखो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वाली जो है ना वो इक्वल होती है। और दूसरा एक फर्क ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, जबकि रोम्बस में डायगोनल्स जो हैं, रोम्बस में जो आपके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ये जो डायगोनल यहाँ पे रोम्बस में जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरी की इंपॉर्टेंट बात ये कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल जो हैं वो इक्वल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हम इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, एक तो ये कि रोम्बस की जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब जब हमें ये वेरीफाई करना है कि दिस शेप इज नॉट अ रोम्बस, दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो लाजमी सी बात है कि भाई ए बी और बी सी इक्वल नहीं होंगे, या फिर कह लो ए डी और डी सी इक्वल नहीं होंगे। या तो इस तरह प्रूफ कर दो, या चाहो तो इस तरह कर दो कि ये जो डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं, ए सी का वेक्टर निकालो, बी डी का वेक्टर निकालो, देखो कि इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ऑब्वियस सी बात है इस केस में जो है वो स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आएगा, बिकॉज हमें बताना है कि पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। उससे ये वेरीफाई हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट इसका हो गया होगा क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि अब देखो आसान काम क्या है कि आप ए बी का वेक्टर निकाल लो, और अब आप बी सी का वेक्टर निकाल लो, और आप बता दो कि ए बी की लेंथ जो है वो बी सी की इक्वल नहीं है। चाहो तो ए डी कर लो और बता दो कि वो डी सी के इक्वल नहीं है। फुल मार्क्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, या फिर वो जो स्केलर प्रोडक्ट वाला तरीका है उससे कर लो। तो ए बी अगर मुझे निकालना है तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है 253, और ओ ए क्या है मेरे पास 121। तो 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया, 5 माइनस 2 आपका 3 हो गया, 3 माइनस 1 आपका 2 हो गया। ठीक है, ये तो आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। उसके बाद आप जो है वो बी सी का वेक्टर निकाल लो। बी सी का वेक्टर कैसा आएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या है भाई आपके पास 434, और ओ बी आपके पास क्या है 253। तो 4 माइनस 2 आपका 2 हो गया, 3 माइनस 5 आपका माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 3 आपका 1 हो गया। तो हमें बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड चेक करने हैं। जो ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। ए बी का मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो अंडर रूट कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, सॉरी 14, अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 जो है वो ए बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है। और बी सी के मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब शो कर दो कि बी सी का मैग्नीट्यूड क्या है, और बता दो कि ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9। Since AB magnitude is not equals to BC magnitude, therefore this is a parallelogram, it is not a rhombus. बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चाहो तो आप जो है वो ए सी और बी डी का वेक्टर निकालो, और फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट आप चेक करो कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, 0 के बराबर नहीं आएगा, बिकॉज रोम्बस में ऐसा होता है कि
डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और ईच अदर होते हैं। अच्छा, ये जो हमने पॉइंट सी निकाला है इसका तो एक सिंपल वे तो ये था। एक तरीका इसका और भी है। देखो आपके पास ये जो पैरेललोग्राम है जिसमें आपको पता है कि ये ए बी की लाइन जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी वेक्टर जो है वो डी सी के पैरेलल है, पैरेलल भी है साथ में इक्वल भी है। भाई एक तो होता है कि दो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ए टाइम्स होता है, यहाँ पे तो इक्वल भी है भाई। तो अब इससे एक बात साबित हुई, अगर सी अननोन है, लेट्स से मैं सी को लिख देता हूँ एक्स वाई जी, मैं ओ सी जो मुझे चीज निकालनी है उसको मैं एक्स वाई जी लिख देता हूँ, तो उसूलन यार डी सी जो है वो ए बी के इक्वल होना चाहिए ना, है कि नहीं? ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू डी सी, इजंट इट? तो अब ए बी अगर आप निकाल लें विच इज ओ बी माइनस ओ ए, हमारे पास वो कितना आया था, हम फिर से निकाल लेते हैं ओ बी माइनस ओ ए, कितना आया था ए बी बताना, भी हमने की ना वर्किंग, इरेज कर दी मैंने। ए बी वेक्टर कितना आया था? ए बी सर 1 3 और 2। 1 3 और 2, ठीक है। ए बी वेक्टर आपके पास 1 3 और 2 आया था। अब डी सी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ओ सी माइनस ओ डी, यानी कि एक्स वाई जी माइनस द ओ डी वेक्टर। ओ डी वेक्टर क्या है भाई? 3 0 2, ठीक है। तो 1 3 2 दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 वाई माइनस 0 और z माइनस 2। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3 और z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, z इज इक्वल्स टू 4। तो 4 3 4 हमारा पॉइंट सी यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ। यहाँ तक वर्किंग कॉपी हो गई। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, कह रहे फाइंड एंगल बी ए डी गिविंग योर आंसर इन डिग्रीज। एंगल बी ए डी निकालना है आपने, ठीक है, एंगल बी ए डी निकालना है। अब मैं एक काम करता हूँ, रोम्बस को, ओ सॉरी जो पैरेललोग्राम है हमारा फिर से बना लेता हूँ, ए बी सी और डी। अब मैंने जो है वो एंगल बी ए डी निकालना है, सिर्फ आप इस चीज को कंसिडर करो। अच्छा, अब या तो देखो जब हम एंगल निकाल रहे होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, या तो हम ऐसा करते हैं कि इन दो वेक्टर्स को कन्वर्ज कर देते हैं एक पॉइंट की तरफ, या फिर हम इन दो वेक्टर्स को जो है वो एक पॉइंट से डाइवर्ज कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है और मतलब क्या वजह है कि लाइक यही दो सीक्वेंस रख सकते हैं, इसका ऑपोजिट जैसे लाइक ऐसा सीक्वेंस नहीं रख सकते, ये अभी बात समझ आ जाएगी, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं, इससे हमारे आंसर में फर्क आएगा। अभी अभी बात समझ आ जाएगी, पहले हम एंगल निकाल लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो एक काम करो, या तो आप बी ए और डी ए कंसिडर कर लो, या फिर ए डी और ए बी कंसिडर कर लो। मैं ए डी और ए बी कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि ए बी मैंने ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया था, ए डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या हो, स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, ए बी डॉट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड टाइम्स ए डी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस बी ए डी। कॉस बी ए डी बोलो या कॉस डी ए बी बोलो, बात तो एक ही है। अच्छा, ए बी का वेक्टर क्या था भाई हमारे पास, ए बी का वेक्टर हमारे पास था 1 3 2, और साथ ही साथ हम ए डी का वेक्टर निकाल लेते हैं थोड़ी अलग वर्किंग करके। ए डी इज इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी हमारे पास जो था वो 302 था, 302, और ओ ए जो है वो हमारे पास 1 to 1 था।
तो ए डी वैक्टर क्या हो गया भाई, ए डी वैक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 माइनस 2 और 1, 2 माइनस 2 और 1। ठीक है, ये हमारा ए डी वैक्टर है। तो ए बी डॉट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड टाइम्स ए डी मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए बी डी, कॉस बी ए डी, सॉरी, कॉस बी ए डी। ठीक है भाई। तो अब आप जब स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, आपने क्या करना है, कॉस बी ए डी को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। तो कॉस बी ए डी इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 1 एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज अंडर रूट 14 एंड दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 9। अब आप स्केलर प्रोडक्ट देखो तो 2 माइनस 6 प्लस 2, स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में। पता क्या चला कि एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा भाई। cos बी ए डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 टाइम्स अंडर रूट 14। मैंने अंडर रूट 9 की जगह 3 लिख दिया डायरेक्ट। इससे एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज आएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि पैरेललोग्राम एग्जैक्टली है किस शेप में, पॉइंट ए कहाँ है एक्चुअली, किस तरफ लाई कर रहा है, ये भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अब जब हमने एंगल निकाले ना तो पता चला कि यार कॉस बी ए डी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। कॉस बी ए डी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या आ रहा है ये, कॉस इनवर्स माइनस 2 अपॉन 3 टाइम्स अंडर रूट 14, 100.26, यानी कि बी ए डी इज इक्वल्स टू, आप पूरा शो करोगे, बी ए डी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 2 अपॉन 3 टाइम्स अंडर रूट 14 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 100.3 डिग्रीज। अच्छा, अब लेट्स से मैं जो है ये जो मैंने कन्वर्ज और डाइवर्ज वाली आपको सीक्वेंस बताया था, जिसमें हमने अभी क्या रखा है, अभी जो हमने रखा था, अभी हमने ए डी रखा था और ए बी रखा था ना। हम चाहते तो बी ए और डी ए भी कर देते कि वो कन्वर्ज कर रहे हैं पॉइंट ए की तरफ। अभी हमने जो कंडीशन रखी थी वो डाइवर्ज कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ए। अच्छा, अब लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला सीक्वेंस कर देता हूँ बी ए और ए डी, जिसके हिसाब से मेरा आंसर ठीक नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है कि भाई देखो, अगर इस ए बी की लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं यहाँ पे, तो बी से ए की तरफ जाने का मतलब है ए से भी आगे मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ ना। अब जब आप खाली इस सीक्वेंस को कंसिडर करो, इस सीक्वेंस को अगर आप कंसिडर करो, तो अब आपके पास जो एंगल आएगा ना वो एक्चुअली ये वाला आ जाएगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस सिचुएशन को जब आप कंसिडर कर रहे हैं तो वेक्टर आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। तो अब चेक करो पुट करके स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अगर आप ए बी को बी ए में कन्वर्ट करो और स्केलर प्रोडक्ट आप बताओ कितना आ रहा है। ए बी वेक्टर जो है, आप ए डी को वही रखो, ए डी ही रखो, और जो आपने ए बी वैक्टर निकाला था उसको ऑपोजिट करो और उसको बी ए बना दो, यानी कि -1 -3 -2। अब आप चेक करो स्केलर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। कितना आ रहा है बताना।
-2 प्लस 6 -2, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है +2। पता चला अब वो जो एंगल आएगा वो एक्यूट आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली एंगल जो हमारा रिक्वायर्ड है वो ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? क्योंकि ये जो एक्यूट एंगल जो अभी आएगा स्केलर प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने के बाद, ये एंगल बी ए डी तो नहीं होगा ना। बी तो आपको यहाँ पे लाई कर रहा है, ये एंगल तो बी ए डी नहीं होगा, एंगल बी ए डी तो ये होगा। तो ये वाली चीज है। और अभी आपको ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली पैरेललोग्राम बन किस तरह रहा है। बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी सर। तो ये सीन है यहाँ पे। तो एंगल निकालते हुए वो जो स्केलर प्रोडक्ट का जब आप फॉर्मूला लगाते हो, तो ये जो कन्वर्ज और डाइवर्ज वाली बात है, इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना। आगे बढ़ूं, 100.3 आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। उसके बाद जी सर। उसके बाद हमारे पास पार्ट सी क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल बी ए डी आ गया। अच्छा, इस पैरेललोग्राम को अगर हम दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दें, मैं एक बी डी डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा। अब अगर मैं खाली ट्राइंगल बी ए डी को कंसिडर करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास जो है, मैं फिर से बना देता हूँ शेप। ये एंगल हमारे पास 100.3 है। मैं अगर सिर्फ ट्राइंगल बी ए डी का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। अगर मैं साइन रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, मैं बोलूँगा हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी। अब इसमें ए बी लिखो या बी ए लिखो, ए डी लिखो या डी ए लिखो, क्योंकि हम बात अब मैग्नीट्यूड ही करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ इंटू ए डी मल्टीप्लाई बाय साइन बी ए डी। लेकिन यार मुझे एरिया तो पूरे पैरेललोग्राम का चाहिए। ये एरिया और जनाब ये एरिया, ये दोनों इक्वल होंगे यार। दोनों एरियाज जो हैं वो आपके पास इक्वल होंगे, यानी कि इसी ट्राइंगल के एरिया को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इसी ट्राइंगल के एरिया को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है भाई, क्योंकि 100.3 और ये वाला एंगल 100.3 हो जाएगा ना, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है यहाँ पे। ये बन रहा है आपका कुछ यू शेप। इंटीरियर एंगल, ये जो बैक वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100.3 जो कि 79.7। फिर इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जब यहाँ लगेगी तो ये वाला एंगल 100.3 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स भी ऑपोजिट इक्वल हैं। तो पता चला यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ए बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए डी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन बी ए डी। शाबाश, निकालो। तो ए बी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था, निकाला था हमने √14, और अल्लाह आपका भला करे ए डी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था √9 यानी कि 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय √14 मल्टीप्लाई बाय साइन। अब 100.3 तो आया था, लेकिन वो लाइक मैं बताता हूँ ना, लाइक फर्दर कैलकुलेशन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस ले लो। आप 100.26 लिखते हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय √14 मल्टीप्लाई बाय साइन 100.26। कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड में होना चाहिए, और योर आंसर इज 11.0 यूनिट्स स्क्वायर। एरिया इज 11.0 यूनिट्स स्क्वायर। क्लियर है भाई यहाँ तक? जी सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सारी वर्किंग कॉपी हो गई है। जी सर।